नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में। हम सभी जानते हैं दर्शकों कि मधुमेह एक हमारी जो जीवन शैली है उससे जुड़ी कहीं ना कहीं एक बीमारी है, एक समस्या है जो आजकल हर उम्र के लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक बार अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है तो इसको रिवर्स करना या इस पर कंट्रोल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी जीवन शैली, अच्छा आहार और योग और प्राणायाम का साथ अपनाकर आप कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी विषय पर आज हम संजीवनी में चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ आयुर्वेद एवं योग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रानी अग्रवाल जी हैं, जो वर्तमान में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस के रोग निदान विभाग में प्रोफेसर और HOD के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर रूबी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनाली जी। नमस्कार दर्शकों, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज कल ये जो रोग है ना, बहुत ही चैलेंजिंग बना हुआ है हम सभी के जीवन में। इसने बहुत ही अधिक जो है क्रांति उत्पन्न कर रखी है। कहीं भी देखिए आप, हर 10 में से जो है 7 लोग आपको इससे ग्रसित मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज की जो स्थिति है, डायबिटीज़ पे नियंत्रण पाने के लिए खाली दवाइयों के द्वारा इस पे किसी भी तरीके से ना रिवर्सल किया जा सकता है और ना ही इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत ही अधिक संतुलित दिनचर्या से, आहार से, योग से, प्राणायाम से आप जो है इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और बल्कि जो अर्ली डायग्नोस रोगी हैं हमारे, उनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रूबी, तो आज इसी विषय पर हम महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2 योग प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें योग करके दिखाएंगे। हमारे साथ पल्लवी थपलियाल जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वैभव वसोया जी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। तो डॉक्टर रूबी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मधुमेह की बात है आज के समय में अगर देखा जाए तो बेहद आम ये बीमारी हो गई। और उम्र की भी बात की जाए तो पहले कहीं ना कहीं ये 50-60 से अधिक लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप बताएं कि डायबिटीज़, मधुमेह ये बीमारी है क्या? हाँ, मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो सिंपली यदि सभी लोग समझते हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, तो उसको डायबिटीज़ कह दिया गया। तो उसको सही बात है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज भी कही जाती है उसको। ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है शरीर के अंदर, क्यों हो रहा है ये ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है अगर हमारे दर्शकों को ये पता होगा तो वो इस बात पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए डायबिटीज़ जो है 2 तरह की है। एक तो डायबिटीज़ 1 है, एक डायबिटीज़ 2 है। तो कोई भी जब हम आहार लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में पहुंचता है। आप ऐसा समझ लीजिए, सारा डाइजेशन हो गया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म के लिए जब वो ग्लूकोज आहार के रूप में जब वो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, फिर ब्लड सर्कुलेशन से मसल्स जो होती हैं उस ग्लूकोज को लेती हैं अपने कार्य प्रणाली को करने के लिए और फिर एनर्जी देती हैं। लेकिन अगर वो मसल्स उस ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगी तो हमारे पास ग्लूकोज है, हम भोजन भी कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमें एनर्जी नहीं है। और जो कि आप देखते हैं प्रायः लोग कहते हैं हम खाते तो हैं लेकिन स्टेमिना नहीं होता डायबिटीज़ के लोगों में, ये दिक्कत होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, मसल्स में समझ लीजिए, मसल्स ग्लूकोज तभी यूज कर सकती हैं, उसमें एक प्रकार का ताला लगा हुआ है, जब कोई चाबी उसको खोल दे। और वो चाबी हमारी बॉडी के अंदर ही बन रही है इंसुलिन की फॉर्म में। अगर वो इंसुलिन जो है जब तक उस ताले पर काम नहीं करेगी जो मसल पे लगा हुआ है, तब तक वो ग्लूकोज नहीं लेगा। और जब वो ग्लूकोज नहीं लेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत अधिक बढ़ जाएगा और एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो है वो हमें डायबिटीज़ को जो है कॉज करेगा। अब आज की प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज़ जब हो रही है या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो उन चाबी की फॉर्मेशन ही नहीं हो, इंसुलिन की फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही है बॉडी में, या वो इंसुलिन बन तो रही है पर वो इंसुलिन एक्टिव नहीं हो पा रही है, वो अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। तो जो डायबिटीज़ है ना, तो 3 से 4% तो डायबिटीज़ के ऐसे रोगी हैं जो वास्तव में जिनको इंसुलिन की परेशानी बन नहीं पा रही है किसी भी कारण से। पैनक्रियाज में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को सिक्रीट करती हैं, लेकिन
दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा 95% से में लोगों में ये है कि वो इंसुलिन है उनके पास, ग्लूकोज भी है, लेकिन वो मसल्स यूज ही नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अधिक है बॉडी के अंदर। और वो जो रेजिस्टेंस है, या आप यूँ कह लीजिए, जैसे मैंने ताले चाबी की आपको जो बात बताई कि वो चाबी जो है ना उसमें जंग लग गई है, वो चाबी ताला खोल ही नहीं पा रही है, प्रेजेंट तो है। तो ये सारी चीज़ें उस जंग को हटाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी प्रक्रियाओं को अपनाएं, जिसके कारण जो है वो हम डायबिटीज़ को तभी हम रिवर्सल पा सकते हैं। अदरवाइज़ जो 4 से 5% व्यक्ति हैं जिनमें इंसुलिन की फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, उनको हम इससे अलग रखते हुए, क्योंकि डायबिटीज़ 2 प्रकार की, डायबिटीज़ 1 एंड 2 है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ 2 की। डायबिटीज़ 2 को ही जो है वो रिवर्सल करना या उसको कम कर पाना पॉसिबल हो पाता है इन सारी ही चीज़ों के द्वारा। बिल्कुल। और जिस तरह की आजकल की हमारी दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है या तनाव भरा जीवन है, वो कहीं ना कहीं कितना रिस्पॉन्सिबल आप मानती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा क्या कहनी है, लग्जूरियस लाइफ सबको चाहिए, मेंटल वर्क करे जा रहे हैं और मेंटल वर्क करके पीस नहीं मिल रही है, स्ट्रेस को लिए जा रहे हैं। कायदे में होना ये चाहिए कि शरीर ज़्यादा काम करे और मन थोड़ा शांत रहे, पर अब ऐसा नहीं है। अब मन ज़्यादा कार्य करता है और शरीर जो होता है वो निश्चेष्ट। लग्जूरियस लाइफ है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, किसी के तो प्रोफेशंस ही ऐसे हैं कि भाई उनकी मजबूरी है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा मशीनें हैं काम करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत अधिक प्रभाव डालता है स्ट्रेस भी। स्ट्रेस के टाइम में जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ता है, जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही और कॉर्टिसोल लेवल जो है वो भी ब्लड शुगर को ऊपर करने में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका है, बहुत ही तनाव और आजकल का लाइफस्टाइल, यही कारण है कि आज डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूबी, सबसे पहले आपसे कुछ सरल ऐसे आसना जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि भले ही वो स्थिति आ चुकी है या नहीं आई है या प्री डायबिटिक हो, लेकिन हर इंसान को किस तरह के योगाभ्यास अपने जीवन में शामिल करने चाहिए ताकि जो डायबिटीज़ का खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके? बिल्कुल। सबसे पहले हर व्यक्ति को मॉर्निंग के टाइम पे अपने लिए, विशेष रूप से मेरा कहना है, अपने लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय अवश्य निकालना चाहिए। और उन 30 से 45 मिनट में खाली डायबिटीज़ के ही रोगी नहीं, हर व्यक्ति को जो है सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही चाहिए ताकि वो आसानी से उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठने के बाद में थोड़ा सा सांस डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए पूरे जग से नाता तोड़ के सिर्फ अपने पे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य को करें। इसके पश्चात अपने पैरों को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए पैरों को क्लॉकवाइज, जो एंकल जॉइंट से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए रिस्ट जॉइंट से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। इसी प्रकार से शोल्डर्स पर अपना हाथ रखते हुए शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इस प्रक्रिया को हर स्थिति में, जब आप एंकल जॉइंट को रोटेट करें या रिस्ट जॉइंट को रोटेट करें या जो है शोल्डर जॉइंट को, कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। ये बहुत ही सूक्ष्म से हैं, इसको हर व्यक्ति कर सकता है और इसमें हर एक को ही निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है किसी को परेशानी ना हो, हाथ में किसी को रोटेशन करने में परेशानी हो रही है या दर्द हो रहा है, पैर फैलाने में दिक्कत है, इस तरह की चीज़ें, इसको तो आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर अब डॉक्टर रूबी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम
किसी भी बीमारी की बात करते हैं, आज हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो उसमें योग और प्राणायाम का क्या महत्व होता है, और विशेष रूप से जब हम मधुमेह की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण योग और प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना है? योग और प्राणायाम का मधुमेह में बहुत बड़ा योगदान है। मधुमेह को ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है यदि इसको ठीक प्रकार से किया जाए। इसमें योग और मैंने जैसे कि शुरू में बताया आपको ताले और चाबी वाली बात, तो मैंने आपको बताया इंसुलिन में अगर चाबी में अगर जंग लग गई है, अगर इंसुलिन काम नहीं कर पा रही है, तो योग और प्राणायाम उसी जंग को हटाता है। उसको मतलब जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है, उसको कम करेगा और उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। योग और प्राणायाम से जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, यानी कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा, मसल्स उसको यूज करेंगी और वो जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से योग और प्राणायाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ में स्ट्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इससे बहुत अधिक मानसिक शांति मिलती है, तनाव मुक्ति मिलती है, कोर्टिसोल लेवल कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इसकी अपने आप में बहुत अधिक भूमिका है और इसको निश्चित रूप से रोगियों को करना ही चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बेहतरीन समय आप कौन सा मानती हैं? अगर अपने जीवन में योग अभ्यास और प्राणायाम को उतारना है तो सही समय व्यक्ति को कौन सा समय जो उसके लिए बेहतरीन हो सकता है वो उसका चुनाव करना चाहिए? सबसे बेस्ट समय होता है सोनाली जी मॉर्निंग, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। इसका मैं एक रिसर्च भी बताती हूँ आपको। उसके भी अलावा अगर योग और प्राणायाम का अभ्यास खुले वातावरण में किया जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत होती है, जहाँ पे प्लांटेशन है, गार्डन है, ऐसे रिसर्चेज हुए हैं कि अगर ऐसी जगह पे योग और प्राणायाम किया जाता है तो वो 3 से 4 गुना तक इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये प्रूफ हो चुका है। अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि योग और प्राणायाम का अपने आप में हर लेवल पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रभाव है, और यही कारण है इतना पॉपुलर होने का उसके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, अब आपसे कुछ योगाभ्यास हम जानना चाहेंगे जो मधुमेह के पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो कुछ आप ऐसे योगाभ्यास बताइए। बिल्कुल, इसमें जो है मैं बात करती हूँ सबसे आसनों की, योगासनों की, जिनमें तो 4 प्रमुख योगासन रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे योगासन हैं, लेकिन मैंने बहुत सरल से योगासन जो हर व्यक्ति कर सके, उसमें मैंने वज्रासन, मंडूक आसन, वक्र आसन और भुजंगासन, ये 4 आसन भी यदि कोई रोगी अपना लेता है या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अपना लेता है तो उसको उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक एक करके हम इन आसनों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये वज्रासन में जाएंगे। वज्रासन करें, की ओर चलेंगे। वज्रासन जो है अपने आप में बहुत अधिक स्टेबिलिटी देता है, पाचन शक्ति को बहुत अधिक मजबूत बनाता है, और इसके अलावा जैसा कि आप देख भी रहे हैं वज्रासन में ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनके जो बैठने के स्टाइल है उस स्टाइल से ही आपको पता चल रहा है कि मुख्य जो इफ़ेक्ट हो रहा है ये प्रमुख रूप से एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर हो रहा है। इसका इफेक्ट एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे बहुत अधिक हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, पैनक्रियाज जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। पैनक्रियाज जब स्टिमुलेट होता है तो इंसुलिन जो होता है उसका सिक्रीशन बढ़ता है, और जो है इसके अतिरिक्त इसमें एक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि पीछे जो पैरों के ऊपर बैठे हुए हैं, पैरों की जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, और जो दूसरे पूरा पैर है वो इस तरह अलग अलग होना चाहिए, और बीच में जो सीट बैठ जाती है उस पर जो है वो व्यक्ति को बैठना चाहिए। इसके अलावा इस आसन का एक बहुत अच्छा मैं बताती हूँ, वैसे तो हम प्रायः कहते हैं खाली पेट में आसन करना चाहिए, राइट। इस आसन को भरे पेट पे भी करते हैं और भरे पेट पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वजह इसके, अगर खाने के पश्चात, चाहे सुबह हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, डिनर के पश्चात यदि आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार की डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन कंटिन्यूएशन चाहिए, डेली करना है उसको, तो बहुत ही ये इफ़ेक्टिव आसन है। और एक यही आसन ऐसा है जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन आता है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन में
इसी वज्रासन में ही बैठे बैठे क्या करना है, मुट्ठियाँ बनानी है। मुट्ठियाँ बनाने के लिए ये आवश्यक है कि अंगूठे को अंदर रखा जाए और इस प्रकार से मुट्ठियाँ बनाई जाएं और दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों तरफ रखना है, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है। यह आसन मधुमेह के लिए रामबाण है। ऐसे ऐसे रिसर्चेस सामने आई हैं कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। देखिए क्योंकि यह जो है एक तरह से फ्रॉक की तरह पोज बन चुका है, तो इसको इस फ्रॉक पोज भी कहते हैं और इसीलिए इसको मंडूकासन भी कहते हैं। इस आसन में क्या होता है, प्रमुख रूप से जो अग्नाशय है या हम जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है डायबिटीज़ में। उस पर प्रेशर पड़ता है और लगातार जब ये प्रेशर पड़ता है और लगातार आप 5 से 8 मिनट धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस प्रकार के आसन को करते हैं तो निश्चित रूप से जो है डायबिटीज पे इफेक्ट आता है और बहुत ही अच्छा ये जो है वो मधुमेह पे कार्य करता है। सुखासन में आ जाएं कृपया आप लोग। तीसरा आसन जो इनका आता है वक्र आसन, जैसा मैंने आपको बताया था वक्रासन। वक्रासन का भी बहुत ही इसमें जो होता है वक्रासन कृपया करें आप लोग। इसमें जो है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जब स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट होती है और इस प्रकार से ये आसन किया जाता है तो इसमें भी जो है देखिए ना, यहाँ पर पैनक्रियाज पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। कभी लॉन्गिट्यूडनल पड़ रहा है, कभी टेंजेंशियल पड़ रहा है, कभी जो लेटरल साइड से पड़ रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है। अब इसको इसी प्रकार से इस अवस्था में बैठें 3 से 4 मिनट, पुनः दूसरी तरफ से करें इसी आसन को। तो ये जो है क्योंकि इसमें बॉडी वक्र हो जाती है इसलिए इसको वक्रासन नाम दिया गया। इसको अर्ध मत्स्य इंद्रासन भी कहा गया और इससे जो है बहुत ही अधिक फायदा होता है। इसको भी जो है वो रोगियों को अवश्य करना चाहिए। चौथा आसन जिसकी मैं बात करूंगी मधुमेह रोग में वो भुजंग आसन। भुजंग आसन क्योंकि अभी तक मैं ऐसा कोई आसन नहीं बताया जिसे पेट के बल लेट के जो इफ़ेक्ट पड़े। मैंने कहा ना चारों तरफ से इफ़ेक्ट आना चाहिए पैनक्रियाज पर। तो भुजंग आसन के लिए कृपया आप लोग करें। इसमें ये लोग पेट के बल जो है वो लेटी, इसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। जिस तरह से कोबरा फन उठाए ऐसे बैठता है, इसी प्रकार से इस आसन में होता है। इसमें जो बेंडिंग है वो ध्यान रखनी चाहिए कि वो बेंडिंग नेवल से होनी चाहिए खाली, और शोल्डर और ईयर ये बहुत पास पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शोल्डर हम ऐसे कर ले, शोल्डर रिलैक्स और बिल्कुल एकदम जैसे कोबरा होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से हमको रहना है। सुखासन में आ जाए इस प्रकार से 5 से 8 मिनट 2-3 बार इसको पुनः पुनः किया जाए तो ये आसन जो है बहुत ही अधिक मधुमेह में लाभकारी हैं और इन चारों आसनों का अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही आसानी से इन आसनों को किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से पैनक्रियाज की जो हेल्थ के लिए आपने ये आसन बताया और किस तरह की भूमिका ये निभाते हैं। प्राणायाम के बारे में अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर रूबी, तो किस तरह की भूमिका प्राणायाम निभाता है, चाहे पैनक्रियाज की हेल्थ हो, चाहे ओवरऑल मधुमेह को ठीक करने की कोशिश हो, उसको नियंत्रण पाने की कोशिश हो उस पर, तो प्राणायाम किस तरह की भूमिका निभाता है? प्राणायाम से हर सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ता है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ती है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन का आप समझ सकते हैं छोटे से छोटे माइन्यूट लेवल पर, सेलुलर लेवल पर बहुत ही अधिक जो है उसका इफ़ेक्ट है। और प्राणायाम से सबसे ज़्यादा जो आजकल की ज़रूरत है स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए, अगर आप 15 से 20 मिनट तक का भी प्राणायाम करते हैं तो आपने पूरे दिन भर के लिए जो इरिटेशन होती है, आपको जो बहुत गुस्सा आता है ज़रा ज़रा सी बातों पे, उन सब पे काफ़ी हद तक जो है आपने कंट्रोल किया है। और अगर आप वो कंट्रोल कर पाते हैं तो ये एक अपने आप में आज के समय में तो लगभग बहुत ही बड़ी बात है सोनाली जी। बिल्कुल। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। बिल्कुल। तो प्राणायाम किस प्रकार से किया जा सकता है, कितने वक्त तक करना है और कैसे करना है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये हालांकि प्राणायाम भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन प्रमुख रूप से क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती, तो प्रमुख रूप से जो प्राणायाम है उसमें मधुमेह की दृष्टि से यदि हम देखें तो कपालभाति,
अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये तीनों ही बहुत अधिक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें जो है स्टार्ट करते हैं, देखना चाहेंगे। हाँ, तो इसमें जो है सबसे पहले कोई भी कार्य शुरू करें तो पहले सांसों को नियंत्रित करने के 1 या 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। उसके पश्चात जो है कपालभाति की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। कपालभाति की प्रक्रिया के लिए सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन पे बैठने के पश्चात इस तरह से मुद्रा बना के बैठना चाहिए और हाथों को इस अवस्था में रखकर आपके सामने रखा जा रहा है। सांसों को लेना नॉर्मल ढंग से है, छोड़ना थोड़ा सा तीव्रता से है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से नहीं करना है उसको। लेकिन कपालभाति, दूसरी बात आपने जैसे मुझसे कहा था कि किस तरीके से मधुमेह में, तो कपालभाति एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स हिल रहे हैं। उनके ऊपर की जो, क्योंकि देखिए जो फैटी लेयर्स भी है ना ऊपर, विसरल फैट जो है वो भी बहुत सारे रोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें भी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने में भी। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये सारे ऑर्गन्स का मसाज करता है। वही फिर मैं वही ये बात कहूँगी कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेशन के फलस्वरूप इंसुलिन सिक्रीशन और विशेष रूप से इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करके उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। क्योंकि इंसुलिन तो हम पे पर्याप्त है पर वो सेंसिटिव ही नहीं है, पर वो एक्टिव ही नहीं है कि वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर सके, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो इस चीज़ के लिए जो है प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से कपालभाति कार्य करती है। सेकंड बात आती है दूसरा प्राणायाम जो आपने बताया, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है उसमें स्टार्ट करते हैं, एक नासिका को बंद करते हैं एक हाथ से इस प्रकार से, और सेकेंड जो नॉस्ट्रिल है हमारा उससे छोड़ते हैं। तो हम इस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए आंखें बंद करके अपनी क्रियाओं का आनंद लेते हुए, और हमेशा यह सोचना चाहिए जिस एनर्जी को हम अंदर ले रहे हैं, जिस वायु को हम अंदर ले रहे हैं वो हमें निरोग कर रही है, और जिस वायु को हम बाहर निकाल रहे हैं वो सारी ही रोगी बनाने वाली वायु जो है वो हमारी बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया को कम से कम रोज ही 10 मिनट तक करना चाहिए। स्टार्टिंग आप 3 मिनट 5 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा अधिक बढ़ाएंगे अपने साथ समय व्यतीत, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमारे साथ 24 घंटे है, पर इंटरनल एनवायरनमेंट भी बहुत अधिक ज़रूरी है। अब हम भ्रामरी की बात करेंगे। भ्रामरी में क्या है, बिल्कुल क्या करते हैं, भ्रमर, नाम से ही आपको पता चल रहा है, भ्रमर जैसी जो आवाज़ है उसको अपने आप ही क्रिएट करते हैं और उसको अपने आप ही आनंद लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हाथ इस प्रकार से रख के अपने कानों को बंद किया, इन 3 हाथों से आँखों को बंद किया इस प्रकार से, और फिर की ध्वनि लगाते हैं। और इसके अलावा हमको ये सोचना है, हर प्राणायाम करते हुए हमें ये सोचना है कि जो भी सांसें ले रहे हैं, जो भी आवाज़ कर रहे हैं, उसको हमें एंजॉय करना है। ये महसूस करना है जैसे एक भ्रमर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कितना खुशी खुशी घूम रहा है, ठीक उसी प्रकार से आवाज़ करते हुए हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ बहुत खुश हैं। इस बात को हमें महसूस करना है। आप सुखासन में आ जाइए। बिल्कुल डॉक्टर रूबी, तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपने प्राणायाम के बारे में जानकारी भी दी और प्रशिक्षुओं ने करके भी दिखाया हमें बहुत अच्छे तरीके से। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आज की जिस तरह के लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, लोगों की दिनचर्या आजकल बहुत बिजी होने लग गई है, बहुत सारा वक्त नहीं होता आसन करने का या प्राणायाम करने का, या सुबह का वक्त नहीं निकाला जाता, तो कुछ ऐसे संक्षिप्त में कोई आसन हो सकते हैं जो डायबिटीज़ की रोकथाम में काम आए और साथ ही साथ कंट्रोल करने में काम आए? तो कुछ संक्षिप्त आसन जो हम हर रोज़ अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें।
अगर आप ये ऐसा कुछ जानना चाह रहे हैं कि कुर्सी पे बैठ के ही हम कर जी। सकें, जो मुझे आपकी बात बिल्कुल, समझ, ऑफिस में भी कर सकते ऑफिस में हैं। भी जी। कर सकें, तो उसके लिए बिल्कुल एक तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि लगातार हम बहुत लंबे समय तक कुर्सी पर ही बैठे रहें। अगर ऐसा करना पड़ता है तो कुछ कुछ समय के बाद हमको चलना फिरना आवश्यक है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि आप ऐसे समझिए कि बैठे बैठे ही बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। स्ट्रेट बैठने के पश्चात आप इस प्रकार से बता सकती हूँ मैं कि पैरों की एड़ियों को, हाथ से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, पैरों की एड़ियों को इस प्रकार करें, फिर पंजे पे इस प्रकार करें, एड़ियों को, फिर पंजे पे, फिर एड़ियों पे, फिर पंजे पे। ऐसा आप कम से कम 10 बार करें। थोड़ा रेस्ट लें, फिर इस एपिसोड को फिर करें। और ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है जब आपको समय मिले। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि भरा पेट है, खाली पेट है, लंच का टाइम चाहिए या ये वाला समय होना चाहिए। जब आपको लगे बहुत थकान हो रही है, ऐसा करने से तीव्रता से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बहुत अधिक जो है हमें इसमें फ़ायदा होता है। इस आसन को आप कर सकते हैं। बिल्कुल। दिनचर्या की अगर हम बात करें तो किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि जीवन आजकल बहुत बिजी हो चुका है, तो क्या हमारा सुबह से लेकर शाम तक का समय होना चाहिए, और इस तरह का आप कुछ जीवन शैली हमारे दर्शकों को बताएं ताकि व्यवस्थित उनका दिन रहे, उनकी जीवन शैली व्यवस्थित रहे, ताकि जो खतरे हैं डायबिटीज़ के या प्री डायबिटीज़ या अगर कोई बॉर्डर लाइन पर आ चुका है तो वो कहीं ना कहीं वहीं से रिवर्सल का एक प्रयास कहीं ना कहीं शुरू हो सके। मुझे लगता है कि देखिए, एक व्यवस्थित जीवन शैली अगर बना भी दी जाए तो शायद उस पर हर व्यक्ति डेली की डेली वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपने कुछ नियम बना सकता है। यदि वो उन नियमों को भी पूरा करता है तो भी वो जो है मधुमेह पे इफ़ेक्ट आएगा उसका, और मधुमेह से जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो जो हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सिंपल मैं 3 या 4 बातें आपको बताना चाहूँगी। यदि अपना भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें, शाम के भोजन को यदि सूर्यास्त से पहले कर लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अधिक फैटी फूड, ट्रांस फैट, ऐसे फूड, मतलब घर का बनाया हुआ भोजन जो ग्रहण करें वो किस प्रकार का कर रहे हैं उस पर हमेशा ध्यान रखें, नज़र रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब नज़र रखेंगे तो नज़र रखने के मतलब से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको, योग को और इनको तो खैर अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करना ही करना है, प्राणायाम और योगासन को। जो भोजन ग्रहण करने का समय है, मतलब लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट, इन सब का समय निर्धारित होना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी जो है ये है कि जहाँ भी जो भी मिला वो हमने खा लिया। भोजन का टाइम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, अरे आज भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है समोसा खा लेते हैं, वहीं की वहीं। जो हमारा एक निश्चित टाइम है, ठीक है, लंच का टाइम अगर हमारा 1 बजे का है तो ठीक 1 बजे हम खाना खा लें। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा जो भी डिसाइडेड है 8 बजे 9, उस पर करें, और डिनर भी अपने समय पे करें, और कोशिश करें सूर्यास्त से पहले करें। अगर इतनी जीवन शैली में भी इतना सा चेंज भी यदि कोई ले आता है तो उससे भी मैं निश्चित रूप से कहती हूँ, यदि इस कार्य को भी कोई 3 या 4 महीने करके देखे और फिर अपना ब्लड शुगर लेवल कराए तो उसको निश्चित रूप से इफेक्ट आएगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे कार्यक्रम में जो दोनों प्रशिक्षु जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और जिस तरह से डॉक्टर रूबी ने बताया कि अच्छा खाएं, अपने खाने पर ध्यान दें और योग और प्राणायाम को अवश्य ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें, दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह जैसी बीमारी से आप कोसों दूर रह सकते हैं, और जिन्हें है वो कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।